नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान में। महाराष्ट्र में लगातार ड्रग के केस निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं एनसीबी ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। पर इन सारे मुद्दों को लेकर जिस सरकार को जवाब देने चाहिए वो सरकार जवाब देने की बजाय बार बार पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ अश्विनी दुबे सर हैं, सुप्रीम कोर्ट से जाने माने एडवोकेट हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप पूरे के पूरे मामले को कि ड्रग्स की समस्या महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के नेता नवाब मलिक, समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए हैं? श्रेयन, देखिए, ड्रग्स एक ऐसा व्यापार है जिसमें काफ़ी सारा ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, काफ़ी सारा पैसा इन्वॉल्व है और उसी को कॉम्बैट करने के लिए, चूंकि ये युवाओं को बर्बाद कर रहा था और जो ड्रग के डर्टी सीक्रेट्स थे जिसमें बॉलीवुड पूरी तरह से डूबा हुआ था, तो समीर वानखेड़े और कुछ और अधिकारियों ने मिल करके उस डर्टी ड्रग सीक्रेट को पब्लिक के सामने लेकर के आए। तो जैसे ही पब्लिक को के सामने लेकर के आए तो जो पूरी इंडस्ट्री है, वो पूरी इंडस्ट्री जो इन कलूजन विथ काम करती थी ड्रग पेडलर्स के, वो जो है उसने रिवॉल्ट करना शुरू किया। और वहाँ से सिर्फ इतना ही नहीं था, वहाँ की सरकारों की भी जान के या जानबूझ करके अनजान बने रहते थे, ये सारी चीज़ें थी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जब एनसीबी बना, एक फेडरल एजेंसी बनी, फेडरल एजेंसी ने जब जांच करना शुरू किया तो उस समय जो वहाँ पर जिन लोगों ने उनको संरक्षण दिया हुआ था, उन लोगों ने उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई तो उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। अब सबसे बड़ी विसंगति यह है कि यहाँ जांच हो रही है बॉलीवुड के डर्टी ड्रग सीक्रेट की, एक ऐसा ड्रग जो इस देश में, इस कंट्री में प्रोहिबिटेड है, जो युवाओं को नशेड़ी बना रहा है, जो समाज में नशा पैदा कर रहा है। तो जब यहाँ से एफआईआर होती है तो राज्य सरकार, जब एक प्रीमियर जांच एजेंसी इस देश की एफआईआर दर्ज करती है तो राज्य सरकार जो है उस एफआईआर में जांच में सहयोग देने के बजाय उल्टा जो अधिकारी हैं उनको टारगेट करना शुरू करती है और उनके खिलाफ जो है तमाम ऐसे एविडेंसेस की कोई वेरासिटी नहीं है, जो लीगली सस्टेनेबल नहीं है, वो लेकर के आते हैं और वो जो है उसको टारगेट करने की कोशिश करता है कि जो जांच चल रही है वो जांच हैम्पर हो सके। क्योंकि इस बार का जो मामला था, इस बार का मामला देश के एक बड़े ताकतवर फिल्म स्टार के बेटे का था, तो वो तमाम तरीके से उन्होंने नरेटिव बनाना शुरू किया और उसका नतीजा है कि एक मंत्री जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पर दिखाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो अनुच्छेद हैं, जो संविधान में दिए गए नियम हैं, उन नियमों का पालन करेंगे, तो नियमों का पालन करने के बजाय प्रीमियर एजेंसी को ही टारगेट करने लगे। नतीजा यह हुआ कि जांच होनी चाहिए किस दिशा में, कि क्या आर्यन खान और बाकी लोग जो क्रूज पर मिले उन लोगों ने ड्रग्स लिया या नहीं लिया, एनडीपीएस का एक्ट सही बना है कि नहीं बना है। वहां उल्टा समीर वानखेड़े के खिलाफ एलिज्ड एक्सटॉर्शन का केस बनाना शुरू कर दिया और एक ऐसा एफिडेविट लेकर के जिस एफिडेविट की लीगली सस्टेनेबिलिटी कुछ नहीं है। तो वो एफिडेविट अदालतों में जाने की बजाय, जब अदालत में ऑलरेडी मुकदमे की सुनवाई, तो होटलों में और मीडिया के सामने और पब्लिक में जाने लगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एफिडेविट आने लगा। उस एफिडेविट को देख करके ऐसा लगता था कि परपोर्टेड डॉक्यूमेंट। तो वो कुल मिलाकर के जो स्मूथ जांच चल रही थी, उस जांच को इंटरफेयर करने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, संघीय ढांचे के मुताबिक संघ और राज्य दोनों जो होते हैं वो मिल करके काम करते हैं। परंतु इस मामले में ऐसा देखने को मिला कि महाराष्ट्र की पुलिस को, जिसको सहयोग करना चाहिए देश की केंद्रीय एजेंसी, प्रीमियर जांच एजेंसी एनसीबी को, वो उल्टा वो निकाहनामा, तो 80,000 के कपड़े पहनते हैं, तो महंगे जूते पहनते हैं, ये यहाँ चलते हैं, ये दुबई गए, इन्होंने 18 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन की बात की, ये सारी चीज़ें लेकर के आना शुरू हुआ। तो और जबकि अदालत में जब कोई मामला जाता है तो एक गरिमा होती है अदालत की, व्यक्ति उस पर अनर्गल टिप्पणी नहीं करता, और वो भी जो व्यक्ति जो जिम्मेदार, जो लोक सेवक हो, क्योंकि मिनिस्टर भी लोक सेवक होता है, रूलिंग पार्टी का व्यक्ति अगर उस पर करने लगे, और सिर्फ उतना ही, उसके बाद चलते चलते वो बात पॉलिटिकली जो है वेंडेटा की तरफ चला आता है और पॉलिटिकल भी इसमें आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं जो जांच है उस जांच को सही दिशा से भटकाने का एक प्रयास है, ताकि जो बड़ी मछलियां हैं इसमें, इस ड्रग्स के डर्टी व्यापार में,
वो मछलियों तक ये बातें ना पहुंचे, मुझे ऐसा लगता है। परंतु इस देश की अदालतें, इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज निष्पक्ष होकर के काम करती हैं, और ऐसा समय नहीं है, आने वाले दिनों में ट्रुथ आएगा कि ये जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जब कोर्ट अदालत फैसला करेगी कि वो सही गिरफ्तार हुए, उनके कुछ खिलाफ कुछ सबूत है कि नहीं है, नहीं होगा तो अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करेगी। सर, कोर्ट की अभी आपने बात की, जब आर्यन खान को रिहा किया गया था, कोर्ट से बेल मिली थी, तो कोर्ट ने 13 शर्तें उनके सामने रखी थी, और एक शर्त ये भी थी कि हर फ्राइडे उन्हें एनसीबी के ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर आज एनसीबी के दफ्तर पहुंचे भी हैं तो काफ़ी तमाम लोग आकर ये कहते हैं कि फ्राइडे का दिन ही क्यों चूज किया, फ्राइडे के दिन ही क्यों कहा कि फ्राइडे के दिन आना पड़ेगा एनसीबी ऑफिस में, फ्राइडे के दिन जुम्मे की नमाज होती है। दूसरी तरफ नवाब मलिक कहते हैं कि आर्यन खान का ड्रग इस केस जो है इसीलिए हाइप पे लाया गया, इसीलिए हाईलाइट दी गई उसे, क्योंकि वसूली का पूरा मामला था। जो सरकार शुरू से इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है, आज वो बीजेपी पर इस सारी चीज़ों को लेकर इल्जाम लगा। देखिए, जो जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, तो डेमोक्रेसी में इस तरह की पॉलिटिक्स होती रहती है, और ये बात अदालतें भी खूब समझती हैं, और ये बात जो अधिकारी हैं वो भी समझते हैं। परंतु दो तरह की बातें हैं यहाँ के। शुक्रवार होना अदालत के फैसले से कोई फ़र्क नहीं, मतलब नहीं रखता, क्योंकि अगर अदालत ने डिसीजन दिया है तो उसको कंप्लाई करना है। दूसरा, जो लोग ये कहने की कोशिश करें कि शुक्रवार जुमे का दिन क्यों नहीं किया, उन्होंने वो उसको सेंशनलाइज कर रहे हैं। वो कुल मिलाकर के समुदायों के बीच में एक दीवार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि आर्यन के नाम के आगे कुछ और खान लगा है तो कह रहे हैं डिफरेंट संप्रदाय के हैं और इसलिए शुक्रवार का दिन चुना। तो ये जो देश की हमारे सेक्युलर फैब्रिक है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि ये देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है। और जो सेलेक्टिवली टारगेट करते नरेटिव बनाते हैं वो तो हमेशा नरेटिव बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी एटीएस अगर अपराधियों को पकड़ती है या कुछ आरोपियों को पकड़ती है कि ये जो है अलकायदा के लोग हैं या हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं या ये लोग यहाँ पर आतंक फैलाना चाहते, तो उसमें भी आकर के लोग जो है ओवैसी जैसे लोग तमाम या अखिलेश यादव जी जैसे लोग, ये लोग आकर टिप्पणी करने लगते हैं कि चूंकि ये अलग संप्रदाय से हैं इसलिए इनको पकड़ा जा रहा है। तो जांच में ये लोग कोशिश करते हैं कि इंटरफेयर करें, परंतु इसका जांच एजेंसी और अदालतों पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, अदालत कंडीशन किसी भी बेल में देती है, चोरी के केस में हो तब भी, मर्डर के केस में हो तब भी, डकैती के केस में हो तब भी, यूएपीए के केस में हो तब भी, वो बेल में कंडीशंस देती ही हैं कि आप जाएंगे तो आप जो है इन कंडीशंस का पालन करेंगे, आपको बेल बॉन्ड रिक्विजिट देना है, श्योरिटी बॉन्ड देना है, विदेश नहीं जाएंगे, पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, अदालत जाएंगे, जांच एजेंसी के सामने जाएंगे, क्योंकि ये ऑनगोइंग जांच है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैं समझता हूं कि इस पर जो भी लोग जिस तरह की बात करें वो अदालत की निष्पक्षता पर, अदालत की निर्भीकता पर और अदालत की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल पैदा कर रहे हैं, और इन लोगों को अदालतों को क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ अदालत को लेकर, दूसरी तरफ जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी अपनी जांच कर रही है। आपने देखा ही है कि अभी तक जो भगोड़े थे, भागे हुए थे, नवाब मलिक की कस्टडी जो है वो ईडी ले चुकी है और बेटे को समन किया गया है। इन सारी चीज़ों को लेकर एनसीबी भी पेडलर्स की गिरफ्तारी कर रही है। तो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ये कहती है कि केंद्र सरकार हमारी सरकार को गिराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, एक सरकार इसलिए नहीं गिरेगी कि जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और अदालतें में इस देश में, वो इसलिए नहीं गिरेंगी अदालत सरकारें की वो जो है जांच एजेंसी टारगेट कर। अगर ऐसा करना होता तो मैं समझता हूँ कि पिछले साल भी इस तरह के स्पेकुलेशन सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद आ रहे थे। जब पहली बार डर्टी ड्रग सीक्रेट उजागर हुआ तो उस समय भी ये बातें हो सकती थी, जिसमें एक किसी ऐसा कहते थे, अखबारों में भी आया था और तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में मीडिया रिपोर्ट्स में किसी मिनिस्टर का भी हाथ था, क्या था, या वो इन्वॉल्वमेंट था। तमाम चीज़ें उस समय चल रही थी, लेकिन कोर्ट ने उस थ्योरी को रिजेक्ट किया। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा जो है, जो बात है कि नवाब मलिक जी दोषी हैं या नहीं, वो मंत्री हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ एविडेंस है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के तहत तो वो उसमें जांच में उनको जाकर के सहयोग करना। तीसरा, आप ये देखिए कि ये वही परमवीर सिंह हैं जिन परमवीर सिंह ने सारे नियम कानूनों को धता बताते हुए अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी। लॉ कहता था कि दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी, क्योंकि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अरेस्ट किया। टीआरपी
केस में 1000 से लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कोर्ट की नज़रों में ये दोनों थ्योरीज नहीं चली। और तीसरा, इसी केस में अगर आप नोटिस करिए तो अनिल देशमुख का भी एकदम से, अनिल देशमुख ने भी उस समय अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था कि अर्णव गोस्वामी कोर्ट नहीं जा सकते, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी गंभीरता से लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये आप किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कैसे कर सकते हैं कि आप कोर्ट नहीं जाएगा, और उस पर कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू किया था। तो इन तमाम बातों को अगर हम देखें तो ये वहां पर कोई नई बात नहीं रही आरोप प्रत्यारोप का। और वही अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने पैसे लिए मिनिस्टर रहते हुए, 4 फाइनेंस कंपनी, उसको सारे पैसे को अपने उसमें जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ईडी उसकी जांच कर रही है। तो पूरा जो 100 करोड़ रुपए का वसूली का था ऑर्केस्ट्रा और बार ओनर्स से पैसे लेने का, उस सब की जांच चल रही। तो जांच पर संदेह करना या जांच पर प्रश्न उठाना तब तक नहीं जब तक अदालतों की कसौटी में वो खरा नहीं उतरता कि जांच सही है नहीं। तीसरा, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि जब कभी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, एफआईआर होती है, तो अदालतें उन सबूतों को देखती हैं और ऐसा लगता है कि वो सबूत उन पैरामीटर्स को, उन इंग्रेडिएंट्स को, कोर्ट की वो जो लॉ है उस लॉ को मीट आउट नहीं करते। तो अदालतें क्या करती हैं कि उसको, इस थ्योरी को डिस्कार्ड करती हैं और बेल देती हैं। दिशा रवि के केस में आप देखिए टूल किट की थ्योरी नहीं चली थी और कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या किया कि दिशा रवि को वो कहा कि इनके खिलाफ स्केची और स्केटी एविडेंसेस हैं। आपने कहाँ से ले लिया? ये तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। तो वो आ गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं समझता हूँ कि अभी एक ऑनगोइंग प्रोसेस में, जांच में जो भी लोग इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। हमारे देश की अदालतें बहुत निष्पक्ष हैं, बहुत सशक्त हैं और एक अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो उस मुकदमे को लॉजिकल एंड पर ले जाने दिया जाए, ताकि ड्रग पेडलर्स जो हैं, जो पाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान से ड्रग देश में भेज करके युवाओं को नशे में डाल रहे हैं, वो खत्म हो सके। क्योंकि सिर्फ ये जांच आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमीचा या रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती की नहीं है। ये जांच इस देश के युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए है। और एनडीपीएस बहुत सख्त कानून है जिसमें बेल रूल नहीं है, जिसमें कि ट्रायल के बाद ही ये पता चलेगा कोई व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसलिए जो जांच चल रही है उस जांच को हैम्पर करने के बजाय उस जांच में सहयोग करें। किसी के कपड़े पर नहीं उंगली उठाएं, किसी के जूते पर नहीं उंगली उठाएं, घड़ी पर नहीं उंगली उठाएं, परिवार के ऊपर उंगली नहीं, उसके जाति पर, उसके धर्म पर उंगली नहीं उठाएं, बल्कि ऑफिसर को ऑफिसर की नज़र से देखें। सर, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी एक आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद वो नया धमाका करेंगे और नवाब मलिक के जो संबंध है वो अंडरवर्ल्ड के साथ है। आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि धक्का मारने की जरूरत है, नवाब मलिक जेल के पीछे चले जाएंगे। और खबरें ये भी आ रही हैं कि शाहरुख खान के बेटे का जो केस है इसमें एनआईए भी आ सकती है जांच करने के लिए। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक की, जो दिन रात ट्वीट करके इसी सब चीज को लेकर बातें करते हैं। देखिए, ये अभी बड़ा प्री मैच्योर होगा कहना कि क्या एनआईए जैसी प्रीमियर एजेंसी, जब तक एनआईए तभी आती है जब किसी आतंक निरोधी या आतंक गतिविधियों के, आतंक की भरे से गतिविधियों की बात की जांच करनी होती है। तो इसमें भी ऐसा कोई एंगल नहीं आया, वो आएगा तो उस समय देखेंगे। और दूसरा, जो ये जिन मिनिस्टर की बात करें और पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, उनके पास कुछ सबूत है। दिवाली के बाद क्या धमाका करना होता है, उस एविडेंस को वो अदालतों के सामने, उसके पुलिस के सामने रखें और पुलिस को लगता है कि उसमें कुछ सत्यता है तो निश्चित तौर पर उसमें जांच होगी और कोई दोषी है तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी होगी। आप देखिए 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज तो अटैच हुई ही अजीत पवार की। तो ऐसा नहीं है 1000 करोड़ का अगर फिगर आया है तो कहीं ना कहीं तो कमाई तो हुई है। और कमाई हुई है तो वो जो आदमी मिनिस्टर इतने सालों से रहा हो, विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, उसको कहाँ से उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था अगर वो बिजनेसमैन नहीं था। तो ये बड़ा विषय है जिस पर जांच होनी है और बहुत अर्ली स्टेज है कि बम फोड़ेंगे, क्या फोड़ेंगे, फोड़ना क्या, जो सबूत है वो देना चाहिए। और ऐसा नहीं करके, ये केंद्रीय मंत्री भी कोई अच्छा तो काम नहीं कर रहे, उनको तुरंत उसको हैंड ओवर करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।